Hello everyone, my name is Priyodash and welcome to Explicit Commerce classes. So in this video, I am going to discuss with you all about how to write your findings, suggestions and limitations in just one night. बहुत ही एक आसान सा ये पार्ट होता है रिसर्च पेपर में जहाँ पर सिर्फ आपको जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ है वहाँ से फाइंडिंग्स लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर बेस करके सजेशन देना पड़ेगा। लेकिन सजेशन कैसे लिखते हैं इसका एक फ्रेमवर्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before going into the video, you must check out this playlist on how to write a research paper for Scopus indexed journals. Things that I have discussed in this playlist are like how to select a research topic, how to select a title, then how to write your introduction with simple steps and one framework, then हाउ टू राइट योर लिटरेचर रिव्यू, इसका भी एक फ्रेमवर्क है, वो भी चेक कीजिएगा। देन हाउ टू राइट योर रिसर्च मेथडोलॉजी, उसका एक मॉडल होता है, आप सभी को मालूम है शायद रिसर्च मेथडोलॉजी का एक मॉडल होता है एंड क्या उसका 4 पॉइंट्स होता है, जो कि 4 पॉइंट्स इंक्लूडेड होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में, वो भी डिस्कस है। और इस वीडियो में डिस्कस होगा कि हाउ टू राइट योर फाइंडिंग्स एंड ऑन नेक्स्ट वीडियो I will discuss about how to write your abstract. Abstract को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है क्योंकि abstract include रहता है क्या क्या चीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो फाइंडिंग्स राइटिंग। सो देखिए फाइंडिंग्स किसके ऊपर बेस करके होता है। आपने एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया, कैसे किया, वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखे। उसके बाद हाउ टू राइट ए इंट्रोडक्शन लिखा, फिर रिसर्च गैप को फाइंड आउट करे। आप लोग रिसर्च गैप को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसका भी वीडियो है, लाइक हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, वहाँ पे सब कुछ डिस्कस्ड है, वीडियो देखिए। उसके बाद आप रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या क्या होता है बहुत अच्छे से डिस्कस है, एग्जाम्पल के थ्रू से वीडियो जरूर देखें, आपका ही हेल्प होगा। एंड उसके बाद आता है फाइंडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट सेपरेट चैप्टर है, वो पूरा वहाँ पे पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आता है, तो बहुत बड़ा है, बाद में क्रिएट करूँगा। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद अगर आपके पेपर में है उसके बाद आता है फाइंडिंग्स राइटिंग। ओके, फाइंडिंग्स आप कैसे राइट करेंगे, कंप्लीटली जो भी आपने ढूंढा है, मतलब कि कंक्लूड नहीं, जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस किए, कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, या क्या उसका मीन है, क्या मॉड है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशंस है, एटसेट्रा, लाइक दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। सो फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग्स फ्रॉम योर रिसर्च पेपर मस्ट बी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, कोई भी आपका वोकेबुलरी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज मत कीजिए, एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन वर्ड्स यूज कीजिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद you must write the findings before concluding or discussing them. It will give the readers to be clear. आप डिस्कस भी नहीं करेंगे इस सेक्शन में और कंक्लूड भी नहीं करेंगे इस सेक्शन में, फिलहाल आप सिर्फ फाइंडिंग्स को लिखेंगे कि क्या क्या आपने फाइंड आउट किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप लिखेंगे कि क्या कंक्लूजन आ रहा है। But in case of some qualitative studies like ethnography, you might not need to write findings before discussion because they are related. Okay, and whereas in quantitative research you have to deal with statistical result from research question and hypothesis. Okay, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि क्या उसका statistical result है। For suppose अगर आपका ANOVA है तो उसका मीन क्या है, एडजस्टेड एफ क्या हुआ। ओके, तो लाइक दैट यू हैव टू राइट इट डाउन एवरीथिंग, कैस कौन सा रिसर्च हाइपोथेसिस आपने यूज किए, उसके बाद क्या रिसर्च क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को रिलेटेड क्या क्या हाइपोथेसिस था, एटसेट्रा, एवरीथिंग जो भी एनालिसिस आपने किया है सिर्फ और सिर्फ नोट डाउन करेंगे। ओके, या रिपोर्ट करेंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन का दूसरा एक पार्ट होता है। उसके बाद कीप दिस थिंग्स इन माइंड, present only brief observation in relation to each objective और research question. Suppose आपका जो research paper है उसका एक research question है और उस research question के बारे में आपने क्या observe किए हैं वो टाइप करके लिखेंगे। और एक चीज होता है, सपोज आपका जो रिसर्च पेपर है उस रिसर्च पेपर में 4 ऑब्जेक्टिव है, तो वो 4 ऑब्जेक्टिव के लिए इंडिविजुअली 5 या 6 हाइपोथेसिस है, तो उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है वो भी आप लिखेंगे। ओके,
findings में. These 2 points are very very important for writing your findings accurately, so always keep this in mind. First point, present only brief observation in relation to each objective. Don't use any descriptive words like it appears, it implies. Okay, कोई भी descriptive words use नहीं करेंगे, सिर्फ एकदम सिंपल वे में नोट डाउन रिपोर्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखिए. ये मेरा खुद का पेपर है जो कि पब्लिश्ड है IJCRT में. ओके तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, एकदम बेसिक सा पेपर है. ये मेरा सबसे पहला पेपर था, और बाकी जो 2 पेपर है UGC केयर लिस्टेड में वो सबमिटेड है, एक्सेप्टेड है, लेकिन अभी पब्लिश नहीं है. सो पब्लिश्ड हुआ नहीं है तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू राइट सजेशन. फाइंडिंग्स हो गया, कंक्लूड तो आप कर देंगे उस फाइंडिंग के ऊपर बेस करके. उसके बाद सजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों आप रिसर्च किए, आपका जो सजेशन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, या आप अगर कोई सपोज कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कुछ भी थियोरी में, तो वो क्या सजेस्ट करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट for which you are researching. Your solution must be based on your findings and you have to write it objectively. So देखिए, एक पूरा फ्रेमवर्क होता है ना, जो पहले से आप वीडियो अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, देन उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, देन उसके बाद आता है आपका फाइंडिंग्स राइटिंग, देन आता है कंक्लूजन, एंड ये फाइंडिंग के ऊपर बेस करके आएगा आपका सजेशन. जो भी फाइंड, सपोज 2 हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हुआ और एक नहीं हुआ, तो वो एक के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे. ठीक है, सपोज जेंडर ऑन पर्सनल केयर प्रोडक्ट फॉर एन एग्जांपल एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप क्या लिखेंगे कि एकदम लेमन्स लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि जेंडर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करने. तो इसके ऊपर बेस करके आप खुद से ही एक बहुत अच्छे से एक सजेशन दीजिएगा, और जो 2 हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल आपका एक्सेप्ट हुआ है उसके बारे में आप क्या लिखेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट देंगे. तो दीज आर दी सम काइंड ऑफ सजेशन, एंड इट ऑलवेज बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स के अलावा और कुछ नहीं लिखेंगे. उसके बाद, इट मस्ट हैव द एक्सप्लेनिंग पावर फॉर योर फाइंडिंग्स, शो इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर लिटरेचर रिव्यूज. अगर आपका सजेशन एंड लिटरेचर रिव्यू सेम हो गया तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं. तो इसीलिए हमेशा सजेशन लिखिए अपने फाइंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि आपका फाइंडिंग्स किसके ऊपर बेस करके होगा, वो बेस करके होगा आपके रिसर्च गैप के ऊपर. एंड हाउ यू हैव फाउंड योर रिसर्च गैप, वो आपको वीडियो देखने से पता चल जाएगा. ओके, तो जरूर वीडियो देखिए. Next, you have to state your research problem and your findings briefly. Example, the result indicates that. Suppose आपका जो problem है वो यहाँ से लिखिएगा. The result implicates that this result solve this particular problem and it contribute to the academic field and as well as industrial field by helping. Okay, like that. Okay. Then keep in mind, give your interpretation based your findings. Obviously, what a particular finding mean. What a particular finding means, suppose आपका 3 में से एक हाइपोथेसिस सिलेक्ट हुआ और 2 नहीं हुआ, तो ये क्यों हुआ, ये क्या मीन कर रहा है. ओके, आपके बारे में लिखेंगे, सॉरी आप उसके बारे में लिखेंगे. You can identify correlations, patterns among variables based on data. Then discuss whether it supported the hypothesis or not. तो ये कैसे लिखेंगे, जो भी आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो बेस्ड होगा आपका फाइंडिंग्स के ऊपर, लेकिन आप एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे. तो वो ऐसे लिखेंगे, जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है वो हाइपोथेसिस का ऑब्वियसली एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल होगा उस हाइपोथेसिस में. सो उन 2 वेरिएबल में, ठीक है, इधर कैटेगरिकल और नॉमिनल वॉट एवर इट इज. सो इन 2 वेरिएबल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और इन 2 वेरिएबल के साथ दूसरा जो हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है उसका क्या रिलेशन है, ये आप आइडेंटिफाई करके आप कुछ सजेशन. फिर से सुनिए, आपका फॉर एग्जांपल 1 हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है आउट ऑफ 3. सो आपका वो 1 हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करके आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंडस्ट्री का भला हो या सोसाइटी का भला हो. आप कैसे सजेस्ट करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे कोरिलेशन. कोरिलेशन किसके अंदर, एक हाइपोथेसिस में. ऑब्वियसली ये होना चाहिए एक हाइपोथेसिस में एक्सक्यूज मी,
एक हाइपोथेसिस में 2 वेरिएबल्स होगा, उन 2 में क्या कोरिलेशन है, या 3 वेरिएबल्स होगा या 4 वेरिएबल्स होगा, इन सब वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन आप कैसे समझेंगे, जस्ट एनालाइज करके आपके डेटा का पैटर्न क्या है इसके ऊपर एनालाइज करके आप सजेस्ट करेंगे, तो ऐसे सजेशन लिखा जाता है। 2. What your research can contribute and why the readers should care. Also write that what your findings are suggesting to existing knowledge. Okay, so these are the 4 questions that I have discussed about first slide. So आपको ये 4 क्वेश्चन याद में रखना पड़ेगा। Do your work agrees with previous research? If yes, then why? Write it down. Are your findings different than others? If yes, then why? Do the result supports or challenges existing theory? If yes, then how? What are the practical implications? Practical implications आपको जो भी इंडस्ट्री आपने टैप किया है और जो भी सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वहां पे कैसे ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाएगा, ठीक है। ये आप सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं, आप एक फोरकास्ट करके, और आप एनालाइज करने के बाद रिसर्च पेपर में भी ऐसे ही 4 पॉइंट को याद में रखते हुए आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स ए न्यू इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन सपोज 2 वेरिएबल, उन 2 वेरिएबल में आप रिलेशन ढूंढ के सजेस्ट करेंगे। रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, कोरिलेशन देख के डेटा का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करने के बाद, ठीक है, उसको एनालाइज करने के बाद आप सजेस्ट करेंगे। बहुत आसान है। नेक्स्ट, you can give suggestion after analyzing that what variables you have rejected and then suggest particular solution for this situation. Okay, जो भी वेरिएबल आपका रिजेक्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, वो क्यों रिजेक्ट हुआ, आप डेटा का जो पैटर्न है, क्वेश्चनियर से जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं उसका जो पैटर्न है उसको एनालाइज कीजिए, फिर सजेस्ट कीजिए। या जो भी वेरिएबल एक्सेप्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसका भी पैटर्न देखिए, डेटा से पैटर्न देखने के बाद कुछ सजेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही सजेशन लिखा जाता है। ये ऐसा होता है, देखिए रिकमेंडेशन और सजेशन। ये मेरा कुछ टेबल था, वो टेबल को मैं एनालाइज किया, मेरा ये काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर बेस था। तो काई स्क्वायर के टेस्ट बेसिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स में होता है एंड ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है। एक बेसिक सा आपका जो क्लियर आइडिया है जो भी आपने पढ़ा उसको देखने के लिए। तो देखिए इन टेबल 3.1.3 यहाँ पे कुछ वेरिएबल रिजेक्ट हुआ था, तो क्यों हुआ था, ये एक्सेप्ट हुआ था, क्यों एक्सेप्ट हुआ था ये हाइपोथेसिस, और इसके ऊपर बेस करके क्या नेक्स्ट सजेशन लाया जा सकता है, सब कुछ डिस्कस्ड है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशंस, not that much important but you have to write it down. Okay, limitation, what can and cannot be from your studies and based on this limitation you can suggest for further research. Suppose आपका टाइम फ्रेम कम था, अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलता तो अच्छा रिसर्च करते, आपके पास फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ये सारे चीज़ें लिमिटेशंस में आता है। ओके, और सपोज मान लीजिए कि कोविड के टाइम में कोई रिसर्च कर रहा है और उसको डेटा नहीं मिल रहा है क्योंकि सब लॉकडाउन है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। सो यही था हाउ टू राइट रिसर्च पेपर कंप्लीट प्लेलिस्ट। ओके, इसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट, उतना इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट, एंड नेक्स्ट आएगा एक वीडियो जहाँ पे कंप्लीट टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिजाइन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो टेक केयर।